प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम इस श्रृंखला के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं बीए फाइनल ईयर थर्ड ईयर जो कि विद्यार्थी हैं। राजनीतिक विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है उसका जो सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति, इस पेपर के सेकंड चैप्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं और कई वीडियो आ चुके हैं। आज एक महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाह रहा हूं कि कुछ कमेंट मुझे विद्यार्थियों की मिले हैं और मतलब कुछ विद्यार्थियों के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है कि उन्हें ये जो कंटेंट आपको स्लाइड के माध्यम से पीपीटी के माध्यम से दिखाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उनको सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए मैंने टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी उसको अभी देख लिया है, तो उसको अब सुधार लिया गया है। लेकिन अब पिछले जो कंटेंट जो आपको नहीं दिखाई दिया है उसके लिए मैंने ये किया है कि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी स्लाइड्स जिन पर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस के माध्यम से, और सेकंड चैप्टर के ये सारे जो स्लाइड्स जो सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये शीत युद्ध एवं उसके विभिन्न चरण, तो ये सारी स्लाइड्स मैं आपको दोबारा यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आज के जो डिस्कशन हमें करना है, दो टॉपिक जो शीत युद्ध के विभिन्न चरण हैं, तो दो चरण मतलब चतुर्थ चरण तक तो हमने बात कर ली थी। अब यहाँ हम पंचम और षष्ठम जो पांचवा और छठा चरण है, जिसमें कि पंचम चरण की जो कालावधि है वो 1963 से लेकर 1979 79 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर जो षष्ठम चरण है उसकी 1980 से लेकर 1989 तक। तो इन दोनों का हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर की जो वो सारी स्लाइड सारे नोट्स मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ एक एक स्लाइड के माध्यम से। उसको आप पॉज करके एक एक स्लाइड को और वो आप नोट कर लें, और फिर वो जो पिछले डिस्कशन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इन नोट्स के माध्यम से, क्योंकि इन्हीं सारी स्लाइड के माध्यम से नोट्स के माध्यम से मैंने वो सारा डिस्कशन किया है, तो वो आप आराम से उनको सुन सकते हैं। और अगर आपको ये टेक्निकल प्रॉब्लम आपको भी आ रही है तो फिर आप उसका बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, और आगे से फिर ऐसा नहीं होगा। आगे आपको सारी स्लाइड्स साथ के साथ बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देगी। कोशिश ये की जा रही है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप जो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो। आइए देखते हैं हम जो शीत युद्ध कोल्ड वॉर की हम बात कर रहे थे, तो जो पहली स्लाइड है वो देखिए। इस स्लाइड के माध्यम से हमने शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषाओं को समझा था। इस स्लाइड के माध्यम से हमने कुछ विचारकों ने शीत युद्ध की जो परिभाषाएं दी हैं उस पर डिस्कस किया था। इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताया गया है कि शीत युद्ध की जो पूरी कालावधि थी 1945 से लेकर 1991 तक की, उसको हमने 7 चरणों में डिवाइड किया था। उससे पहले 1917 जो उसकी औपचारिक एक अनौपचारिक जो शुरुआत, वो सारा डिस्कशन हमने किया था। तो ये वो स्लाइड है जिसमें कि हमने जो डिवाइडेशन किया है, इन पर फिर डिटेल से डिस्कशन आगे किया है। तो यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से जो औपचारिक रूप से शीत युद्ध शुरू होता है 1945 से, उससे पहले ही जो पहला चरण हम देखते हैं 1917 से, ठीक है, 1945 तक का वो जो काल है उस पर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। तो ये वो स्लाइड, आपने वो डिस्कशन सुना होगा। यहाँ इस द्वितीय चरण में हमने 1945 से लेकर 1953 तक की जो शीत युद्ध काल की घटनाएं थी उस पर हमने डिस्कस किया था। यहाँ इस स्लाइड के माध्यम से 1953 से लेकर 1958 तक की जो शीत युद्ध की घटनाएं थी उस पर हमने डिस्कस किया तृतीय चरण में। और यहाँ इस स्लाइड में 1959 से लेकर 1962 तक की जो महत्वपूर्ण काल था उस पर हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया।
तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आपने ये देखा जो अब तक हमने डिस्कशन इस चैप्टर का किया है। अब जिन विद्यार्थियों को वो स्लाइड समझ में नहीं आई थी, दिखाई नहीं दे रही थी, वो यहाँ देख के इनको नोट करके और फिर उस डिस्कशन को इन स्लाइड्स के साथ, इन नोट्स के साथ दोबारा सुन सकते हैं। आज अब आगे बढ़ते हैं हम। मुख्य रूप से दो चरण की हम बात करेंगे। जो चतुर्थ चरण तक तो हमने बात कर ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पंचम चरण, ठीक है, और षष्ठम चरण, ये आप देख पा रहे हैं पंचम चरण इस स्लाइड के माध्यम से। इसमें हम 1963 से लेकर 1979 तक की जो घटनाएं हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट हम जो बात करेंगे 1980 से लेकर 1989 तक का जो शीत युद्ध का काल था उस पर। तो आज का ये हमारा डिस्कशन रहेगा। तो आइए डिस्कशन की हम शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर ये जो चरण, पांचवा चरण, इससे पहले हमने शीत युद्ध की जो पूरी घटनाक्रम देखा। किस प्रकार आपको पता है कि यद्यपि 1917 से ही शीत युद्ध की एक अनौपचारिक शुरुआत, लेकिन उसको माना नहीं जाता है। औपचारिक रूप से उसकी जो शुरुआत है वो 1945 से होती है। तो वहाँ से लेकर जो हमने देखा किस प्रकार शीत युद्ध एक तरह से दोनों गुटों के मध्य, दोनों अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो चला, और फिर किस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते एक इस चरम स्थिति तक पहुंच गया था जिसकी हमने जिक्र किया था 1962 में, जो क्यूबा मिसाइल संकट, जहां ऐसा लगने लगा था कि शीत युद्ध अब कहीं वास्तविक युद्ध में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन वो कुल मिला के दोनों देशों ने एक समझदारी दिखाई और दोनों गुटों की वार्ता के द्वारा अंततः वो जो शीत युद्ध है वो एक मतलब वो युद्ध में कन्वर्ट नहीं हुआ और एक समझदारी भरा कदम रहा और एक शांतिपूर्ण कदम दोनों ने उठाए। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर वो शीत युद्ध बहुत ज़्यादा उग्र होने से वो बच गया। वहाँ कहीं न कहीं अगर हो जाता तो फिर दुनिया का विनाश संभव था और पूरी दुनिया को इस बात की चिंता थी। लेकिन यहाँ जो पंचम चरण में आप देख पा रहे हैं, अब बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है और यहाँ शीत युद्ध एक अलग स्थिति में पहुँचता है। और वो अलग स्थिति ये कि जहाँ शीत युद्ध एक बहुत चरम स्थिति तक पहुँच जाता है, लेकिन अब यहाँ दोनों जो गुट है वो एक समझदारी का कदम उठाते हैं और वो कहीं न कहीं अब वो इस शीत युद्ध में बहुत उग्र नहीं होने देना चाहता है, बल्कि वो तनाव शैथिल्य की बात कर रहे हैं। जो कि आप देख भी पा रहे हैं कि ये जो पूरा काल है इसमें तनाव जो बहुत ज़्यादा हो रहा था उसको शिथिल बनाने का प्रयास किया जाता है। और यहाँ पर जो सबसे पहले आप देख भी पा रहे हैं कि तनाव शैथिल्य का आरंभ, देतांत अथवा तनाव शैथिल्य का आरंभ। ठीक है, इसका मतलब ये है, देतांत एक रूसी शब्द है। तो ये जो तनाव शैथिल्य की जो बात की जाती है, ठीक है, तो यहाँ तनाव शैथिल्य का मतलब है कि दोनों गुटों के मध्य जो एक तनाव बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, उसको कहीं न कहीं शिथिल बनाने का प्रयास किया जाता है। मतलब एक वार्ता के द्वारा, एक सहयोग के द्वारा, समझौतों के द्वारा जो उस तनाव को कम करने का प्रयास यहाँ किया जाता है। इस पूरे चरण में हम वही स्थितियाँ देखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ये तनाव शैथिल्य का काल था। हालांकि इस तनाव शैथिल्य को बहुत डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। एक पूरा बड़ा क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन भी इसको लेकर पूछा जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। उसको भी हम आगे बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल क्योंकि हम एक एक घटनाओं को संक्षेप में देख रहे हैं, तो वो आप यहाँ ध्यान रखें। तो तनाव शैथिल्य की शुरुआत कुल मिला के यहाँ इस चरण में हो जाती है। ठीक है, 1963 से। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, इसके लिए अब कई प्रकार के समझौते आप देखेंगे। एक पहला जो समझौता, बहुत महत्वपूर्ण समझौता होता है, ठीक है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, LTBT, ये भी इसका जो शॉर्ट नेम है, 1963 में ये हुई। इस संधि को आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि भी बोला जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत थी क्योंकि आपको पता है कि दोनों देश और इसके अलावा अन्य कई जो महत्वपूर्ण, विशेषकर ये दोनों, जो चाहे सोवियत संघ की बात करें चाहे हम अमेरिका की बात करें, परमाणु परीक्षण कर चुके थे और परमाणु हथियारों की होड़ इनमें चल रही थी। तो कहीं न कहीं एक जो तनाव को कम करने के लिए इन्होंने परमाणु जो परीक्षणों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए इस संधि की शुरुआत ये करते हैं और 1963 में ये संधि होती है। इसमें होता ये कि जमीन में जो परीक्षण को छोड़कर जो बाहरी अंतरिक्ष में या जो पानी में, समुद्र में, बाहर पृथ्वी पर, तो कहीं परीक्षण पर रोक लगाई जाती है। तो आंशिक एक तरह से परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया जाता है इस संधि के माध्यम से।
तो एक कहीं न कहीं एक शुरुआत हम कह सकते हैं कि यहाँ एक दोनों देशों के बीच जो उस हथियारों की होड़ को कम करने की शुरुआत की जाती है। फिर 1963 में ही एक हॉटलाइन समझौता दोनों देशों में होता है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, जिससे कि उच्च स्तरीय एक वार्ता का मंच स्थापित किया जाता है कि कहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर दोनों देशों में होती है, दोनों गुटों में होती है, तो सीधी वार्ता बड़े उच्च स्तर पे की जाए। तो इसलिए हॉटलाइन समझौता होता है ये 1963 में। फिर एक महत्वपूर्ण जो संधि और की जाती है 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, ये आपने पढ़ी होगी, बहुत डिटेल से हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट अलग चैप्टर में आपके आएगी। यहाँ इतना ही आप ध्यान रखें, ये एनपीटी जो संधि है 1968 में इस पर फाइनली हस्ताक्षर होते हैं। 1967 में ही होती है वैसे ये, लेकिन हस्ताक्षर 1968 में, फिर 1970 में ये लागू होती है। तो नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। ये जो संधि है ये काफ़ी हालांकि विवादास्पद भी रही है, और इसमें मुख्य रूप से ये किया गया था कि जिन राष्ट्रों ने, तो 5 राष्ट्रों ने अब तक परमाणु परीक्षण कर लिया था, ठीक है, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। लेकिन इस संधि में ये प्रावधान किया गया था कि जिन्होंने परमाणु जो परीक्षण कर लिया है, परमाणु तकनीक हासिल कर लिया, अब और अन्य जो राष्ट्र है उस तकनीक को आगे हासिल नहीं करे, परीक्षण नहीं करे, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी कि 1967 तक जिन्होंने परीक्षण कर लिया है वो तो बस रहेगा, वो तो उनके पास तो वो अधिकार रहेगा, लेकिन अब आगे से कोई परीक्षण नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं उद्देश्य तो ये था कि भाई आगे जो ये होड़ है, कंपटीशन है, इसको कम किया जाए। लेकिन कई जो एक भेदभावपूर्ण आरोप भी इस पर लगते हैं, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ केवल उस पर हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि परमाणु अप्रसार संधि जो है 1968 में की गई थी, काफ़ी शीत युद्ध काल में, तो इससे भी जो उस हथियारों की होड़ पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट बर्लिन समझौता होता है, और जो 1948 में आपको पता है हमने देखा था किस प्रकार बर्लिन का विभाजन हुआ था पश्चिमी और जो पूर्वी बर्लिन के मध्य। तो यहाँ कहीं न कहीं उसमें थोड़ी सी आवाजाही की बहाली होती है दोनों जो जर्मनी के बीच। 1971 में ये होता है और ये समझौता होता है। तो यहाँ कहीं न कहीं थोड़ी सी शिथिलता दोनों देशों के बीच जो बिल्कुल क्योंकि जहाँ पर जो पश्चिमी जर्मनी वो अमेरिका के गुट में और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ के गुट में, लेकिन यहाँ कहीं कहीं एक आवाजाही की शुरुआत होती है, थोड़ी सी संबंधों में शिथिलता आती है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 1972 में दोनों जो जर्मनी है उन्होंने एक दूसरे के अस्तित्व को भी स्वीकारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी द्वारा एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारना, ठीक है, वो भी 1972, इससे पहले वो नहीं स्वीकारते थे। फिर एक महत्वपूर्ण यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलनों की श्रृंखला आती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कि जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा को कायम करने के लिए जो एक अशांति का माहौल शीत युद्ध से बना हुआ था, एक डर का माहौल, भय का माहौल, एक कंपटीशन का माहौल, तो उसके लिए यूरोपीय सुरक्षा जो सम्मेलनों की एक श्रृंखला शुरू होती है। तो उसके लिए जो प्रथम जो सुरक्षा सम्मेलन हेलसिंकी में होता है ये 1973 में, और इसका उद्देश्य जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव को कम करने के लिए ये हेलसिंकी में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछे जाते हैं सब परीक्षा में। जो अब तक मैंने ये सारी बातें बताई हैं, तनाव क्षेत्र की शुरुआत कब होती है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। परमाणु अप्रसार संधि, इसके बारे में संक्षेप में कई बार पूछा गया, आपको ध्यान रखना है। एलटीबीटी के बारे में, हॉटलाइन समझौता कब हुआ, तो ये एक एक लाइन के एक एक क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको सन सहित ध्यान रखना है कि कौन से सन में क्या घटना हुई। इसलिए यही उद्देश्य यहाँ पर बताने का, और एक साथ आपसे अगर पूरी शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं या चरण आपसे पूछे जाए तो आपको इनको पूरी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो ये प्रथम, अच्छा कई बार ये पूछा गया प्रथम यूरोपीय जो सुरक्षा सम्मेलन कब आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया। शीत युद्ध काल में कई बड़े कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, तो आप बता सकते हैं ये 1973 में, ये हेलसिंकी में, ठीक है, जुलाई 1973 में हुआ। फिर इसी प्रकार व्लादिवोस्टोक में जो द्वितीय सुरक्षा सम्मेलन होता है नवंबर 1974 में, वही उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को कम करना, जो अशांति बनी हुई थी शीत युद्ध के कारण। फिर जो तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, ये जून 1977 में होता है,
और ये होता है बेलग्रेड में। ठीक है, तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, कहाँ हुए, प्रथम तो कहाँ हुआ, द्वितीय कहाँ हुआ और तृतीय कहाँ हुआ और कब हुआ, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार सुमिलित भी करवा लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसा कि मुख्य, वैसे तो देखिए बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन यहाँ केवल आपको मोटी मोटी जो घटनाएं, मैं उन्हीं घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट में तो फिर आप इन सबको छोड़ देंगे। इसलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं शीत युद्ध काल की इन चरणों में, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपने देखा कि किस तरीके से ये पूरी जो आपने जो संधि देखी, चाहे एलटीबीटी, एनपीटी और ये तीनों सुरक्षा सम्मेलन, यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन, तो कहीं न कहीं तनाव शैथिल्य है वो नज़र आ रहा है। मतलब कोशिश की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अशांति शीत युद्ध के माध्यम से थी, एक तनाव का माहौल था, उसको शिथिलता दिलाई जाए, मतलब कहीं न कहीं एक शांति का माहौल बनाने का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, षष्ठम चरण की कुछ घटनाओं की बात करते हैं हम। विद्यार्थियों, जैसा कि आप इसमें देख ही पा रहे हैं कि जो षष्ठम चरण है, छठा चरण है शीत युद्ध के काल का, इसका जो कार्यकाल, इसका कालावधि है वो 1980 से 1989 तक। बड़ा महत्वपूर्ण ये क्यों है? देखिए, जैसा कि पहली लाइन में आप देख पा रहे हैं कि इस चरण को कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो नवीन शीत युद्ध का काल, ठीक है, तो ये 1900 या नवीन शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो कब हो जाती है, ठीक है ना, तो ये कई बार पूछा भी गया है। तो 1980 से लेकर 1989 तक का जो काल है, ये एक तरह से नवीन शीत युद्ध या दूसरा शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है, और वो क्यों, इसका मतलब यह है कि आपको, जैसा कि आपने पिछले जो पंचम चरण में देखा कि एक तनाव शैथिल्य का जो काल 1967 में, 1963 में जहां शीत युद्ध 1900 चरम स्थिति तक पहुंच गया था, 1962 में, ठीक है ना, वहाँ फिर बाद में एक तनाव शैथिल्य की जो शुरुआत की गई और एक कोशिशें की गई, लेकिन वहाँ वापस वो जो शीत युद्ध की उग्रता है वो आ जाती है और 1980 से उसका वापस आगाज होता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया कि नवीन शीत युद्ध या दूसरा शीत युद्ध की एक तरह से शुरुआत यहाँ वापस होती है, इसलिए दूसरा शीत युद्ध कहते हैं। भाई पहला तो वो हो गया 1962 तक का, और दूसरा ये, क्योंकि बीच में तनाव शैथिल्य की बात है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कई बार 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जाता है कि दूसरा शीत युद्ध क्या है, या नवीन शीत युद्ध के बारे में संक्षेप में बताइए, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप घटना देख रहे हैं, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप और नवीन शीत युद्ध का जन्म 1979। देखिए, यद्यपि इस शीत युद्ध की शुरुआत 1980 से मानी जाती है, लेकिन कहीं न कहीं देखें तो 1979 की एक महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, वो इसका एक तरह से कारण मानी जाती है, और वो घटना आप देख पा रहे हैं। कई बार ये भी पूछा गया है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप होता है, वहाँ सेनाएं भेजी जाती है सोवियत संघ के द्वारा कहीं न कहीं एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अफगानिस्तान में। तो इससे अमेरिका बहुत नाराज होता है, और एक तरह से अमेरिका भी वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ की जो सेनाओं को वहाँ से भगाने का प्रयास करता है, और वहाँ तालिबान को समर्थन करता है। वो एक लंबी चौड़ी घटना है, लेकिन वो भी हम जिक्र आगे करेंगे। यहाँ इतना ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कब होता है, ठीक है, 1979, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से इससे जो वापस ये जो घटना होती है, इससे जो दोनों देशों, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव है वो वापस शुरू होता है, और ये 1980 से फिर एक औपचारिक रूप ले लेता है, और वापस शीत युद्ध एक तरह से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम फिर आप देख रहे हैं कि अमेरिका के एक नए राष्ट्रपति आते हैं, रोनाल्ड रीगन, ठीक है, ये नए जो राष्ट्रपति चुनकर आते हैं, और शीत युद्ध और भी उग्र हो जाता है। जो हम बात कर रहे हैं कि नवीन शीत युद्ध, तो यहाँ पर एक तो वो घटना, और दूसरा फिर अमेरिका के नए राष्ट्रपति रीगन शीत युद्ध को और उग्र बना देते हैं, शीत युद्ध को और उग्र कर देते हैं। वो तनाव शैथिल्य कहीं जाता हुआ दिखता है, मतलब वो खत्म हो जाता है अब। और क्योंकि उन्होंने जो स्टार वार कार्यक्रम चलाया, ठीक है ना, जो नक्षत्र कई प्रकार के जो वापस जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, परमाणु जो टेक्नोलॉजी, उस पर वापस उन्होंने वो शुरुआत करते हैं। वो एक स्टार वार कार्यक्रम की शुरुआत, कई बार ये पूछा भी जाता है कि जो
स्टार वार कार्यक्रम की घोषणा किस राष्ट्रपति के समय हुई थी, ठीक है ना। तो ये 19 ये जो रोनाल्ड रीगन है अमेरिका के जो राष्ट्रपति, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी 1983 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा जाता है ये। इसी के जवाब में फिर 1987 में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सोवियत संघ के द्वारा फिर वापस एक परमाणु परीक्षण किया जाता है। तो कहीं न कहीं इन घटनाओं से आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि वापस जो शीत युद्ध कहीं न कहीं 1963 से एक तनाव शैथिल्य का काल था और एक शांत रहा वो शीत युद्ध, और एक कोशिश की गई विभिन्न संधियों के माध्यम से 1963 से लेकर 1979 तक, जो अफगान संकट से पहले। तो लेकिन अब वो तनाव शैथिल्य वापस खत्म होता है और द्वितीय शीत युद्ध नवीन शीत युद्ध की शुरुआत होती है ये 1980 में, और उससे रोनाल्ड रेगन और आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये जो चरण है, इस चरण में जो षष्ठम चरण में शीत युद्ध वापस काफ़ी उग्र हो जाता है। हमारा यहाँ उद्देश्य एक एक घटना को डिटेल से डिस्कस करना नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इन घटनाओं को हम जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ केवल आपको इन घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से ध्यान रखना है। कौन सी घटना कब की है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जिससे कि आप शीत युद्ध की पूरी घटनाओं को और परिस्थितियों को समझ पाएँ। तो आज हमने ये 2 चरणों की बात करी, और ये 2 चरणों की प्रमुख प्रमुख घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं हुई थी, लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है कि शीत युद्ध को बहुत बारीकी से, क्योंकि आपके स्तर पे इतनी घटनाओं को भी आप ध्यान रखेंगे तो पर्याप्त है। इतना आप, और कोई कंपटीशन एग्जाम में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से याद रखेंगे। तो विद्यार्थियों, आज मैंने एक तो इस चैप्टर की पूरी जो स्लाइड्स है वो आपको वापस दिखाई, जिससे कि अगर आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप उनको वापस नोट कर सकते हैं। और ये आज की जो 2 चरण हमने डिस्कस किया, तो अब शीत युद्ध के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सप्तम चरण में नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे और आगे फिर पूरे इस एनालाइज करेंगे शीत युद्ध को जो अब तक हुआ, ठीक है। तो आज के वीडियो में तो खैर इतना ही, बस अंत में आपसे वही एक धन्यवाद देंगे आपको कि आप इस लेक्चर में बने रहे, और अपनी जो प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे, अन्य साथियों को जोड़ेंगे, शेयर करेंगे, उनको साझा करेंगे ये वीडियो। और सारे वीडियो आप क्रमबद्ध तरीके से देखना चाहते हैं तो फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। न केवल BA ये 3rd ईयर के, 1st ईयर, 2nd ईयर सारे वीडियो है वो आपके छोटे बड़े भाई बहन सबके लिए उपलब्ध है इस चैनल पर। आप जाके सबकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा, और आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।